लिख लिया? ठीक है, 12 पेपर है तो 12 को डेट थी ना, कुछ बच्चों की चेंज हुई। MA2 दे रहे थे कुछ बच्चे, आज था ना। हाँ मुझे याद है, कुछ बच्चे डेट 12 की दी थी कुछ बच्चों ने। करें स्टार्ट? बेटा लास्ट मीटिंग में हमने एक बेसिक कंपनी अकाउंट से बात की थी, मैंने कुछ कंपनी की बेसिक टर्मिनोलॉजीज वगैरह पे बात की थी, याद है? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, आपका देयर इज रिटेन अर्निंग, याद है? जो प्रॉफिट से बनता था, रिटेन अर्निंग प्रॉफिट से बनता था, ये सारी कुछ डिस्कशन की थी एक क्लास की हमने। और मैंने कहा था ये डिस्कशन इसलिए हो रही है ताकि हम कंसोलिडेशन स्टार्ट कर सकें, ठीक है? अब देखें, अगर आज हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कोई भी बिजनेस करना है तो एक मेथड तो ये है कि हम जीरो से, अलिफ से वो बिजनेस शुरू करें, एक नई शॉप लें, मार्केटिंग करें। ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है और जरूरी नहीं है इसमें हम चल पाए ना चल पाए, ये रिस्क भी है। तो एक और आसान तरीका ये है कि एक चलता हुआ बिजनेस जो चल रहा है ना, चुपचाप आपने उसके ओनर को एक कीमत दी और वो चलता हुआ बिजनेस ही खरीद लिया, तो डे 1 से आपको कस्टमर भी मिल जाएंगे और आप इंजॉय करेंगे। लेकिन जब आप चलता हुआ बिजनेस खरीदेंगे तो वो फ्री में, उसने जो एग्जिस्टिंग बंदे ने काम किया है वो आपसे कीमत लेगा, सीधी बात है, ऐसा ही है, राइट? तो अब जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को चलता हुआ खरीदेगा, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को चलता हुआ खरीदेगा। इसको कहते हैं टेक ओवर। क्या कहते हैं? टेक ओवर भी बोलते हैं, इसको एक्विजिशन भी बोलते हैं। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को, मेरी तरफ प्लीज, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को चलता हुआ खरीदेगा, इसे टेक ओवर भी बोलते हैं और इसे एक्विजिशन भी बोलते हैं। और ये पूरी दुनिया में बहुत नॉर्मल है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पूरी दुनिया में बहुत नॉर्मल है कि आप चलता हुआ बिजनेस खरीद लेते हो, सही है, राइट? अब पहले मैं एक जनरल इसके, ये मैंने पहले इंट्रोडक्शन, लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में भी ये पॉइंट्स लिखवाए नहीं थे, ऐसे ही जनरल डिस्कशन में आप लोगों को सिर्फ जहन बनाया था। आज मैंने ऑफिशियली लिख दिया क्योंकि चैप्टर शुरू हुआ है। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को चलता हुआ क्यों खरीदता है, ये इसकी कुछ रीजंस हैं। नंबर 1 क्या है? सिनर्जीज। सीधी बात है बेटा, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पहले एक कंपनी के पास अलग इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे दूसरे के पास, अब दो, एक ने दूसरे को टेक ओवर कर लिया, एक ने दूसरे को टेक ओवर कर लिया, तो ऐसी सूरत हाल में ये एक हो गए, समझ लो। इन अदर वर्ड्स, इन इकोनॉमिक रियलिटी ये एक हो गए। तो अब बहुत सारी चीजों में कॉस्ट सेविंग होगी, बहुत सारी चीजों में क्या होगी? कॉस्ट सेविंग होगी। इवन मुझे खुद याद है 2015 में मैंने आप लोगों ने एक कंपनी का नाम सुना होगा, टीआरजी ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो मैं टीआरजी ग्रुप ऑफ कंपनीज में आईएफआरएस की ट्रेनिंग कराने गया था। वो कौन सी बिल्डिंग है जो जो इम्तियाज के ऊपर है, जो वहाँ डिफेंस के पास, मैं नाम भूल गया उस बिल्डिंग का, सेंट्रल टावर ये क्या नाम है, वो नाम भूल गया, क्या नाम है, हाँ इस तरह है। तो उसके 17th फ्लोर पे मैं ट्रेनिंग के लिए गया, तो 17th फ्लोर पे एक कंपनी थी, समझ लें टीआरजी, और उसके ऊपर वाले फ्लोर पे उनकी सब्सिडरीज थी, यानी उन्होंने और बिजनेसेस को चलता हुआ टेक ओवर किया हुआ था। तो उन्होंने मुझे एक फिक्स पे कर रहे थे, तो जैसे ही मैं उस रूम में गया ना टीचिंग के लिए, तो उन्होंने कॉल करके ऊपर नीचे से दोनों फ्लोर से अपने सारे सीएफओज और अकाउंटेंट सबको बुला लिया और रूम एकदम भर दिया। तो यानी उन्होंने क्या करा, एक ही पेमेंट में तीन कंपनीज ने ट्रेनिंग ले ली। नहीं समझे? सिनर्जी है, राइट? तो ग्रुप की वजह, ग्रुप की सिनर्जीज होती है इस तरह। नंबर 2, रिड्यूसिंग रिस्क। रिड्यूसिंग, लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि मैं बनाता हूँ ट्यूबलाइट। क्या बनाता हूँ? तो ट्यूबलाइट बनाने के लिए मुझे चाहिए ग्लास, और ग्लास का जो सप्लायर है वो अब कराची में एक ही बंदा रह गया है, तो मुझे उससे भी डर लग रहा है कि यार कल को वो मुझे ब्लैकमेल ना करे, वो अकेला सप्लायर है। तो क्या करा, चलते हुए बिजनेस को खरीद लिया, उसके चलते हुए बिजनेस को, क्या, ताकि वो मेरा ही बिजनेस हो जाए, तो आज के बाद ऐसा कोई रिस्क रहे ही ना, राइट? देन एक्सटर्नल ग्रोथ। मैंने कहा था कि एक इंटरनल ग्रोथ ये होती है कि आप अपने इदारे में नई नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। मैंने कहा जैसे हम लोग इस वक्त 3-4 क्वालिफिकेशन में है, लेकिन अब हमने कहा कि हम आई कैप वाला सीए भी यहाँ लॉन्च करते हैं, तो ये एक इंटरनल ग्रोथ है। ये क्या है?
लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इंटरनल ग्रोथ ना करें, एक्सटर्नल ग्रोथ करें, तो हम क्या करेंगे, हम जाके किसी स्कूल को, चलती हुई स्कूल को टेक ओवर कर लिया, चलती हुई स्कूल को क्या कर लिया, तो ऑटोमेटिकली ये एक एक्सटर्नल ग्रोथ हो गई। ये क्या हो गई, एक्सटर्नल ग्रोथ हो गई, राइट, ओके। देन डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल सही, ये भी बताया था उस दिन। इस वक्त हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं वो एजुकेशन इंडस्ट्री है। हम लोग जिस इंडस्ट्री में, किसमें, तो भाई एजुकेशन इंडस्ट्री के अपने रिस्क हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री का भी अपना रिस्क होता है, हर इंडस्ट्री का अपना रिस्क है। तो अब हम चाहते हैं यार क्यों ना थोड़ा बहुत फूड में भी जाएं, हम लोग फूड में जाएं। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि एक चलता हुआ कोई रेस्टोरेंट या कोई ऐसा फूड की चेन है, उसको टेक ओवर कर लें उसको, तो अब हमारे रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा ना। एक तरफ हम यहाँ भी हैं एजुकेशन में और एक तरफ फूड में भी आ गए। जैसे लकी ग्रुप है, लकी ग्रुप इस वक्त सीमेंट में भी है, लकी ग्रुप ने आईसीआई को भी टेक ओवर किया हुआ है, लकी ग्रुप के पास गदून टेक्सटाइल भी है, उनका मॉल भी है, हाँ, तो बहुत सारे बिजनेसेस में है, तो उनका रिस्क पूल हुआ हुआ है, राइट। देन टैक्स सेविंग्स, ये बस सिर्फ मैंने लिखा है, ये आप लोगों लेवल से ऊपर की, आप लोग छोटे हो उसके लिए। ग्रुप जब फॉर्म होता है ना, तो उसकी वजह से बहुत सारी टैक्स सेविंग्स भी होती हैं। ग्रुप की वजह से क्या होती है, बहुत सारी टैक्स सेविंग्स भी होती हैं, बहुत सारी टैक्स सेविंग्स भी होती हैं, राइट। और आखिरी चीज, एंट्री इन फॉरेन मार्केट्स, एंट्री इन फॉरेन मार्केट्स। मैंने कहा था, इधर देखो, एंट्री इन फॉरेन मार्केट्स, ये बात है कि अगर आज मुझे जाके यूके में एंटर होना है, तो मैं यूके में जाके नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करूं और पता नहीं क्या क्या करूं और नया बिजनेस स्टार्ट करूं, कितना मुश्किल होगा। तो मैं जाके चलता हुआ बिजनेस टेक ओवर भी तो कर सकता हूं। तो एक बार जैसे ही चलता हुआ बिजनेस मैंने वहां टेक ओवर किया, तो ऑटोमेटिकली मैं यूके में इंट्रोड्यूस हो गया, हाँ, राइट। और इससे मेरा नेशनैलिटी वगैरह, ये सारा पासपोर्ट वगैरह जो भी इमिग्रेशन का चक्कर भी आसान हो जाएगा, हाँ जी। और ऑटोमेटिकली डे वन से मैं यूके में बिजनेस भी कर लूंगा। तो फॉरेन मार्केट्स में भी आप एंट्री कर सकते हो, फॉरेन मार्केट्स में भी क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। ये अच्छा, ये एक समंदर है बहुत बड़ा, मैंने भी इसमें कुछ बातें बताई हैं, ये इतनी बड़ी बातें हैं इस पे कि पूरी एक क्लास सिर्फ इस हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। ये मैंने जनरल डिस्कशन बताई है, ये इसकी थ्योरी बताई है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्यों टेक ओवर करती है। अच्छा, ये भी याद रखना कि एक बार जब आप ग्रुप फॉर्म कर लेते हो ना, तो ग्रुप की अपनी एक ताकत होती है, एक पावर होता है। शायद मैंने आपको पिछले दिनों में कभी एग्जाम्पल दी होगी। अभी आपने देखा है कि पाकिस्तान में कुछ किया कंपनी ने, ये लकी ग्रुप किया को लेकर आया है, हाँ। और जो गाड़ियां लॉन्च हुई हैं, पिकांटो और दूसरी कौन सी, स्पोर्टेज, और एक और है बड़ी वाली एसयूवी। अब सुने, यहाँ देखें, वो गाड़ियां कुछ हद तक चल भी गई हैं। उसकी पक्की वजह क्या है, एक बहुत बड़ी वजह क्या है कि लकी ग्रुप खुद इतना बड़ा ग्रुप है कि उसके पास गदून टेक्सटाइल भी है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज उनके अंडर है। तो उनके जो हेड्स है ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास कर दी कि भाई अपने जितने भी कितने सीएफओ वगैरह को, सब जो सीएफओ लेवल के बंदे होते हैं और बड़े लेवल को, उन सबको गाड़ियां देते हैं लोग। तो इन्होंने पहले ही उनको बोल दिया कि यार अपनी पुरानी करोला और सिविक बेचो और ये वाली गाड़ियां कम रेट पे इनको दे दो, ताकि अंदर ही समझ लो 200-300 बड़े सीनियर लोग तो अंदर ही हैं, तो 200-300 गाड़ियां तो अंदर ही अंदर दे दी, तो रोडों पे नई गाड़ियां नजर नहीं आएंगी इसकी। तो ये ग्रुप की एक ताकत होती है, ग्रुप अगर चाहे तो चीज को उठा सकता है, नहीं समझे, हाँ जी। ये इसकी एक जनरल एक इनिशियल इंट्रो था। अब आए, अब हम सोल ट्रेडर नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम कंपनीज की दुनिया में, अब हम सोल ट्रेडर नहीं पढ़ रहे हैं, पहले ये दिमाग बना ले। अब हम किस दुनिया में, कंपनीज की दुनिया में। तो अब देखो, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर किस तरह करती है, जब उसके 50% प्लस ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदती है, 50% प्लस। कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि ऑर्डिनरी शेयर्स में कंट्रोल, ऑर्डिनरी शेयर्स में वोटिंग राइट्स होते हैं, क्या होते हैं। तो अगर एक इदारे ने दूसरे इदारे के, फॉर एग्जाम्पल, कितने शेयर्स यहां ले लिए, 80% का मतलब 50% प्लस, 50% प्लस, एक इदारे ने इदारे के 50% प्लस शेयर्स खरीद लिए हैं, तो 50% प्लस का मतलब सिंपल मेजॉरिटी, 50% प्लस का मतलब क्या है, सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। तो 50% प्लस वाले के सामने कोई टेक नहीं सकता भाई, सीधी बात है। हमारे यहाँ भी जो अभी लास्ट ये पीटीआई की गवर्नमेंट बनी थी, तो उसके पास सिंपल मेजॉरिटी थी ना, मेजॉरिटी सीट जिसके पास होंगी उसके सामने कोई टेक। तो अब हम यूं बोलेंगे कि पेरेंट कंपनी, यहां देखें, पेरेंट कंपनी की मैनेजमेंट यहां आके बैठेगी, यानी इनकी पूरी मैनेजमेंट, एस कंपनी की पूरी मैनेजमेंट किसके कंट्रोल, यानी पेरेंट कंपनी जो चाहे अब इसके साथ कर सकती है, जो ऑर्डर देगी वो इनको मानना होगा, क्योंकि मेजॉरिटी डायरेक्टर्स इनके बैठेंगे, किनके बैठेंगे, पेरेंट कंपनी के बैठेंगे। तो हम ये बात कह सकते हैं कि अगर कोई एक इदारा दूसरे इदारे के कितने परसेंट, 50% प्लस, 50% प्लस शेयर्स खरीद ले, तो वो उसको दूसरे इदारे को कंट्रोल कर लेता है, क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। अच्छा, जो कंट्रोल कर लेता है उसको बोलते हैं पेरेंट कंपनी, क्या बोलते हैं, जिसको कंट्रोल कर लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी कंपनी, जिसको कंट्रोल कर लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, और इनके मिलाप को, इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या बोलते हैं, फिर सुने, जो कंट्रोल करता है, जो कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं पेरेंट, उसको क्या बोलते हैं, पेरेंट,
जिसको कंट्रोल कर लिया जाता है उसको कहते हैं सब्सिडरी, और इनके मिलाप को, इनके कॉम्बिनेशन को कहते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ कंपनीज। हाँ, पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी ग्रुप ऑफ कंपनीज है। आपको दाऊद ग्रुप ऑफ कंपनीज, गंधारा निसान ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऐसी कितनी सारी कंपनीज है। हाँ, लकी ग्रुप ऑफ कंपनीज, हाँ, लेक्सन ग्रुप ऑफ कंपनीज। पाकिस्तान में बहुत सारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम सुनते हैं ना आप लोग, तो वो सब भी इसी तरह पेरेंट और सब्सिडरीज की फॉर्म में। पेरेंट और, अब आराम से देखो, सब मैंने लिख दिया, अब लिखने की जरूरत नहीं है, सब लिख दिया। देखो, when one company buys 50% plus ordinary shares of other company, it gets control of that company. The company who gets control, the control is called, जो कंट्रोल करती है उसको बोलते हैं पेरेंट। The company who is controlled by other company is subsidiary। अच्छा, always remember, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग है, ये इससे मैंने अपनी बात शुरू की थी। Always remember, P company buys, भाई आपने एक चलता हुआ बिजनेस खरीदा है, पेरेंट कंपनी है, चलता हुआ बिजनेस खरीदा, ये मत भूलना। जब पेरेंट कंपनी एस कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो अल्टीमेटली वो एक चलता हुआ बिजनेस खरीद रही है, वो एक चलता हुआ बिजनेस खरीद रही है, चलता हुआ बिजनेस खरीद रही है। हाँ, अब एक और चीज आइए, इधर देखें। लेट अस से मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं कौन हूं एक, और मैंने पेरेंट कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, मैं पेरेंट कंपनी का शेयर होल्डर हूं। मैं कौन हूं? पेरेंट कंपनी का शेयर होल्डर हूं। तो मैं जानना चाहूंगा ना कि मैंने जिस कंपनी में पैसे लगाए हुए उसने आगे, उसकी आगे परफॉर्मेंस क्या है, उसने आगे कहां कहां इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो मैं जानना चाहूंगा इस पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस, इस पूरे ग्रुप की। एक बार फिर आराम से सुने, देखें भाई, मैं एक इन्वेस्टर का मतलब यहां लिख रहा हूं शेयर होल्डर। क्या मैं शेयर होल्डर किसका हूं? पेरेंट कंपनी का। तो मैं जानना चाहूंगा ना कि मेरी इस पेरेंट कंपनी ने आगे कहां कहां इन्वेस्टमेंट की हुई है, यानी मैं जानना चाहूंगा इस पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस, पूरे ग्रुप की। तो याद रखना, इधर देखो, पेरेंट कंपनी के ऊपर ये फर्ज है, पेरेंट कंपनी के ऊपर ये एक ऑब्लिगेशन है कि वो इस पूरे ग्रुप के कंबाइंड अकाउंट्स बनाए, मर्ज्ड अकाउंट्स बनाए, यानी कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाए, यानी कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाए। तो कभी नहीं भूलना, कंसोलिडेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी। कंसोलिडेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ, जो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स, ग्रुप अकाउंट्स, कंबाइंड अकाउंट्स जो बनाए जाएंगे वो किसकी जिम्मेदारी है? पेरेंट कंपनी। कंसोलिडेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी, कंसोलिडेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी। ठीक है जी, ऐसा ही है। अच्छा, ये भी मैंने लिख दिया और बता भी दिया, द कॉम्बिनेशन ऑफ पी कंपनी एंड एस कंपनी इज कॉल्ड ग्रुप। इसको बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं? अच्छा, जो आप चैप्टर अब पढ़ने जा रहे हैं, जो आज हमने शुरू किया, इसका नाम ग्रुप अकाउंट भी है। इसका ज्यादा मशहूर नाम क्या है? इसको कंसोलिडेटेड अकाउंट्स भी बोलते हैं और इसे ग्रुप अकाउंट्स भी बोलते हैं। इसको कंसोलिडेटेड अकाउंट्स भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, बोलो? इसको ग्रुप अकाउंट्स भी कहते हैं, इसको ग्रुप अकाउंट्स भी कहते हैं। सही सही। अब आखिरी बात, जिंदगी में, अच्छा ये ऐसा एक अहम तरीन एरिया है कि ये F3 में भी बहुत अहम है, कंपलसरी है। मैंने कहा ना, इस पे केस कर देना एग्जामिनर पे, ये आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्ट 2 में भी ये समझ लो 20-25 मार्क का कंपलसरी एरिया है, और पार्ट 3 में भी ये 25 मार्क्स का कंपलसरी एरिया है। इवन जब ACCA कंप्लीट हो जाता है, बच्चा ICW करता है, उसके पेपर में भी ये 30-35 मार्क का आता है। तो दुनिया में इतने ग्रुप्स बने हुए हैं कि बच्चों को ग्रुप अकाउंट जरूर सिखाया जाता है। बात समझ रहे हैं? तो जिंदगी में जब भी आप ये ग्रुप अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, किसी भी लेवल पे, टीचर एक बात हमेशा आपको बोलेगा, वो मैं आज बोल रहा हूँ, बाद में भी आप लोग बाद में भी ये सुनते रहेंगे। इधर सुने कि जब हम ग्रुप अकाउंट्स बना रहे होते हैं, क्या बना रहे होते हैं, तो अब हम एक सिंगल कंपनी के अकाउंट नहीं बना रहे, इधर देखो, इस पूरे सर्कल के अकाउंट बना रहे हैं। जब हम ग्रुप अकाउंट्स पढ़ रहे होते हैं, हम ग्रुप अकाउंट्स बना रहे होते हैं, सामने देखें, जब हम ग्रुप अकाउंट्स पढ़ रहे होते हैं या ग्रुप अकाउंट्स, तो हम इस पूरे ग्रुप को, वर्ड सुने, एक सिंगल एंटिटी ट्रीट करते हैं। अब आप एक अकेली कंपनी के अकाउंट नहीं बना रहे, अब आप किसके बना रहे हैं? पूरे ग्रुप के। तो पूरे ग्रुप को एक सिंगल एंटिटी, मैंने एक वर्ड यूज किया है, जिसमें वाहिद ट्रीट करते हो। पूरे ग्रुप को एक सिंगल एंटिटी यानी जिसमें वाहिद ट्रीट करते हो। पूरे ग्रुप को एक सिंगल एंटिटी यानी क्या ट्रीट करते हो? तो बच्चे ने कहा एक मिनट, मैंने कहा क्या? बोला यार, अगर आप गौर से देखें तो पेरेंट कंपनी अलग रजिस्टर्ड हुई हुई है, एस कंपनी अलग रजिस्टर्ड हुई हुई है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि जब हम ग्रुप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो पूरा ग्रुप एक सिंगल एंटिटी है। उसकी एक दलील है, सुनो, उसकी दलील है कंट्रोल। जिस तरह पेरेंट कंपनी के ऑर्डर्स उसके अपने ऊपर चल रहे हैं ना, जिस तरह पेरेंट कंपनी के ऑर्डर्स अपने ऊपर चल रहे हैं, इसी तरह पेरेंट कंपनी के ऑर्डर्स एस कंपनी पे भी चल रहे हैं। यानी ये दोनों इदारे एक सिंगल कंट्रोल में, ये दोनों इदारे एक सिंगल, भाई जिस तरह पेरेंट कंपनी के ऑर्डर्स खुद पे चल रहे हैं, इसी तरह पेरेंट कंपनी के ऑर्डर्स किस पे चल रहे हैं, तो ये दोनों एक सिंगल कंट्रोल में। इसीलिए हम जब ग्रुप अकाउंट्स पढ़ रहे होते हैं तो इसको पूरा एक सिंगल एंटिटी ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और हम ग्रुप अकाउंट्स पढ़ते वक्त एक अकेली कंपनी के अकाउंट्स, बल्कि इस पूरे सर्कल के अकाउंट्स बना रहे होंगे, इस पूरे सर्कल के ग्रुप अकाउंट्स बना रहे होंगे। कंफर्म? अभी सिर्फ एक इतना इंट्रोडक्शन दिया, मैं पहला सवाल करा रहा हूं और वो सवाल मैं लिख के कराऊंगा, ठीक है, और सिर्फ बुनियाद डालूंगा। लेकिन हाँ, मैंने लास्ट क्लास में कुछ बिल्कुल अलिफ बे पढ़ाया था कंपनी का, याद है? अलिफ बे बिल्कुल एक इंतहाई इंट्रोडक्शन पढ़ाया था।
वो हल्का सा आना चाहिए, बस हल्का सा, राइट। कर दे रब। आप लोगों ने बेटा बुक लेनी थी, हाँ याद है ना, बोला था बुक ले लेना। बहरहाल मैंने कुछ थोड़े से हैंडआउट्स कॉपी भी करा लिए हैं एहतियातन, लेकिन बुक फिर भी अब होनी चाहिए बेटा, पहले बोल दिया गया है। कर लो, कॉपी कर लो, अगर करना है कर लो। क्वेश्चन है, अगर किसी के पास अभी बुक नहीं है तो मजबूरन वो ये हैंडआउट यूज कर ले। किसी के पास अगर बुक नहीं है मजबूरन ये हैंडआउट यूज कर ले। मैं बुक का पेज नंबर बता दूंगा, अभी जरूर ठहर जाओ।
लिख लिया? हाँ जी, कर लिया? बोलो। चलो लिखा? बात सुनिए बेटा, आपके सामने प्लीज अब एक साथ देख लें, एक साथ देख लें। ये बस इब्तिदा है, यहाँ से बिगिनिंग बिगिनिंग प्लीज सामने देखें। ये एक कंपनी की एसओएफपी गिवन है, पेरेंट कंपनी, पी कंपनी, पेरेंट कंपनी, दूसरी एस कंपनी। सामने देखते रहे, सामने देखें। पेरेंट कंपनी की एसेट साइड पे देखें क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन एस कंपनी। अच्छा याद रखना, पेरेंट कंपनी को देसी जबान में इन्वेस्टर बोलते हैं, असल में इन्वेस्टर होता है। पेरेंट कंपनी एस कंपनी को चलता हुआ खरीदता है तो इन्वेस्टमेंट करता है ना। तो पेरेंट कंपनी का दुनिया भर में ज्यादा मशहूर नाम क्या है? इन्वेस्टर। क्या है? इन्वेस्टर। और सब्सिडरी को बोलते हैं इन्वेस्टी, जिसको खरीद लिया गया उसको इन्वेस्टी, जो खरीद रहा है वो इन्वेस्टर, ये भी नाम है। तो पेरेंट कंपनी की एसेट साइड पे देखो, इन्वेस्टमेंट कितनी की है इसने? आगे बोलो। 5000 शेयर खरीदे, 5000 में 5000 शेयर खरीदे, कितने में? ये डॉलर वाला कॉलम है, 5000। यानी इसका मतलब पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के 5000 शेयर्स खरीद लिए हैं। पक्का? जरा देखते हैं जरा एस कंपनी की बैलेंस शीट की इक्विटी साइड पे देखो, उसने आज तक कितने शेयर इशू किए हैं? उसने आज तक 5000 ही शेयर इशू किए हैं। फिर यहां देखें, पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी के कितने शेयर्स खरीदे और एस कंपनी ने आज तक इशू भी कितने किए? तो खुल के बात करूं, जितने शेयर एस कंपनी ने इशू किए सारे के सारे पेरेंट कंपनी ने खरीद लिए, सारे के सारे पेरेंट कंपनी ने खरीद लिए। इसको बोलते हैं 100%। क्या बोलते हैं? और इसको मैं अपनी देसी जबान में बोलता हूं हम ही हम। क्या है? अभी हम अकेले ही शेयर होल्डर है और कोई शेयर होल्डर है ही नहीं, हम ही हम। ये केस हम ही हम है। अगला केस अगली क्लास तक जाएंगे जिसमें हमारी 80 होगी, 70 होगी। अभी हमारी कितनी है? 100। इसको कहते हैं हम ही हम। राइट? ओके। अब दोनों कंपनीज की एसओएफपी नजर आ रही है। अब पहला स्टेप मैं आपके सामने लॉन्च करने जा रहा हूं, मेरी तरफ देखें यहां। और इस स्टेप की एक दो लॉजिक अभी दूंगा, और जैसे ही ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो फिर इसकी सुपर लॉजिक दूंगा जो फिर कभी नहीं भूलेगी इंशाल्लाह। जब भी हम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो मैंने कहा था कि पूरे ग्रुप को एक जिसमें वाहिद ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं? जिसमें वाहिद। अब आप एक एग्जाम्पल मेरी तरफ देख के सुने। लेट अस से मैं अपने इस पॉकेट से, यहाँ पॉकेट है तो नहीं, लेकिन इस पॉकेट से 1000 रुपए निकालूं और इस पॉकेट में 1000 रुपए लोन दे दूं, यहां से निकाल के इसको लोन दे दूं, ये वाली जेब इस जेब को लोन दे दे। तो इंडिविजुअली देखें तो इसके लिए रिसीवेबल है और इसके लिए रिसीवेबल और इसके लिए, लेकिन ओवरऑल बॉडी के लिए कुछ भी नहीं है, अंदर ही अंदर पैसे घूम रहे हैं। ओवरऑल बॉडी के लिए कुछ भी, अगर मैं अकेले देखूं इंडिविजुअली तो इसने यहां से 1000 रुपए निकाले और यहां इसको दे दिए, तो इसके लिए 1000 रुपए का रिसीवेबल और इसके लिए 1000 रुपए का, लेकिन ओवरऑल बॉडी के लिए ये ट्रांजेक्शन कुछ भी। तो याद रखना, आज के बाद, आज के कभी भी ऐसा हो कि पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को कोई लोन दिया हुआ हो या एस कंपनी ने पी कंपनी को कोई लोन दिया हुआ हो, तो इंडिविजुअली तो एक के लिए रिसीवेबल और दूसरे के लिए पेएबल होगा। इंडिविजुअली तो एक के लिए रिसीवेबल और दूसरे के लिए, लेकिन जब हम ग्रुप अकाउंट्स बना रहे होंगे ना, तो ग्रुप के पर्पस के लिए ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं है, तो इसको एलिमिनेट करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे? ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं होगी, तो उसको एलिमिनेट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। क्या करेंगे? अब इन्हीं कैंसिलेशन में जो हम एलिमिनेशन करेंगे ना, इसमें एक कैंसिलेशन ऐसी होती है जिसको मैं कहता हूं मशहूर जमाना कैंसिलेशन, जो हर सवाल में आएगी।
आप अगर 100 सवाल करेंगे तो हर 100 सवाल में वो हमेशा आएगी, और वो है पेरेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट, पेरेंट कंपनी की, और उसका शेयर कैपिटल, उसका। अच्छा एक बात सुनो, इन्वेस्टमेंट हकीकत में एक रिसीवेबल ही तो होता है जिससे आपको फायदा होगा, उससे आपको क्या होगा। और आपने बचपन में बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी है कि कैपिटल भी एक स्पेशल टाइप की लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स द ओनर्स, टुवर्ड्स द, तो भाई ये इसका रिसीवेबल है इन्वेस्टमेंट, और ये इसका क्या है, पेबल है, आपस का है। तो आप सबसे पहले देखो पहला स्टेप, ये देखो इसको आपने एलिमिनेट कर दिया, इसको आपने क्या कर दिया। मैं एक बार फिर बोलता हूं, आज के बाद कभी भी ऐसा हो कि पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को कोई लोन दिया हुआ हो या एस कंपनी ने पी कंपनी को, तो इंडिविजुअली तो सही है, इंडिविजुअली एक के लिए रिसीवेबल दूसरे के लिए, लेकिन जब ग्रुप अकाउंट्स बन रहे होंगे, पूरी बॉडी के अकाउंट्स बन रहे होंगे, तो ये कोई ट्रांजैक्शन, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, सही है। और इस एलिमिनेशन में एक एलिमिनेशन है जो हर सवाल में होगी, जिसको हम कहते हैं मशहूर जमाना एलिमिनेशन, और वो क्या है, इनकी इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने की हुई है और उनका शेयर कैपिटल, ये एक के लिए रिसीवेबल है और एक के लिए क्या है, कैंसिल आउट कर दिया। अब आपने सीधा गूगल खोला, इधर देखिए पूरा एक तरीका है, आपने गूगल पे लिखा कंसोलिडेशन मीन्स, कंसोलिडेशन के मीनिंग सर्च किए, तो नीचे क्या लिखा हुआ बताऊं, इधर देखें, कंसोलिडेशन मीन्स एडिंग टुगेदर, क्या है कंसोलिडेशन मीन्स। अब आपने सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक दोनों इदारों को ठक 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 एडिंग टुगेदर करना है, क्या करना है, एडिंग टुगेदर। बताओ इसके नॉन, एनसीए का मतलब नॉन करंट एसेट, एनसीए का मतलब, इसके नॉन करंट एसेट कितने हैं, इसके 10 और 10, एक मिनट इधर इधर, आप लोग अभी आराम से बैठे, एनसीए लिखा 20, अच्छा अच्छा अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट तो कट गई ना, इन्वेस्टमेंट तो आपस की थी, इसके करंट एसेट कितने के, और इसके 5 और 10, मैं करंट एसेट को सीए लिख दूं यार, अब इतना ज्यादा यार कौन लिखेगा, 15,000, 35 आ गया, ये एसेट साइड। अब देखते रहे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड, अच्छा बेटा ये वाला शेयर कैपिटल तो कट गया था क्योंकि आपस का था, लेकिन ये नहीं कैंसिल कर देना, ये तो हमने बाहर वालों से जनरेट किया होगा ना, पेरेंट कंपनी के अपने ओनर्स होंगे, पेरेंट कंपनी के, ये कितना है, और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 10 + 0 = 10। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है, 10,000, अच्छा इसकी लायबिलिटीज कितनी है, और इसकी 10 और 15, देखते रहे भाई, 25, क्या बैलेंस हुई बैलेंस। तो अभी तक लिखना मना है, अभी तक सिर्फ कुछ भी नहीं किया, बस शुरुआत की है। एक काम से क्या है, एलिमिनेशन, क्या से क्या है, कैंसिलेशन, जिसको और सादा लफ्जों में कैंसिलेशन, और दूसरा कहां से कहां तक, भाई पक्की बात है, ऐसा ही है। अब बच्चे ने कहा ये जो आपने कैंसिलेशन कराई, इसकी कोई ऐसी लॉजिक दो जो हैवी लॉजिक हो यार, जरा एक लेवल की लॉजिक हो, वो लॉजिक अब मैं आपको देता हूं, सुने। देखें लेटेस्ट से हमारी कंपनी की ऑडिट हो रही थी, ऑडिट का कुछ, ऑडिट का मत ये तो पता होगा ना कुछ, ऑडिट यार F1 तो पढ़ा है, थोड़ा सा ऑडिट पता हो, हल्का सा, ज्यादा नहीं। हमारी कंपनी की ऑडिट हो रही थी, ठीक है, तो ऑडिटर मेरे पास आया और बोला मुस्तफा भाई ये आपकी कंपनी की बुक्स में 1 करोड़ रुपए का रिसीवेबल नजर आ रहा है, आपकी कंपनी की बुक्स में, साबित करो ये सच्चा है, झूठ तो नहीं बोल रहे। मैंने कहा नहीं झूठ नहीं बोल रहे। मैंने कहा देखें ये जो रिसीवेबल है ना, मुझे फला बंदे से पैसे रिसीव करने, फला बंदे से। तो मैंने फौरन से ऑडिटर को उसका फोन नंबर दिया, सेल नंबर दिया, मैंने कहा उसको कॉल करो, मेरी बुक्स में 1 करोड़ का रिसीवेबल है तो उसकी बुक्स में 1 करोड़ का पेएबल होगा, तो वेरीफाई नहीं हो जाएगा। मेरी बुक्स में 1 करोड़ का रिसीवेबल है तो उस दूसरे बंदे की बुक्स में क्या होगा। ऑडिटर ने उसको कॉल की और वेरीफाई करके बोला ठीक है जी, जबरदस्त, ठीक है। तो अब मेरी स्टेटमेंट सुने, जब से दुनिया बनी है ना, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर हमारी बुक्स में कोई रिसीवेबल है ना, तो उसका पेएबल हमेशा किसी और की बुक्स में होगा। हमारी बुक्स में कोई रिसीवेबल है तो उसका पेएबल, यही हमने पढ़ा बचपन से, क्या कर रहे हो यार, यही है ना। अगर रिसीवेबल मेरी बुक्स में तो उसका पेएबल हमेशा किसी और की बुक्स में होगा, पक्का, कंफर्म। आइए आइए इधर 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 इधर। अभी तो मैंने ये आपस की चीज उड़ा दी ना, कैंसिल कर दी थी ना। अगर मैं इसको कैंसिल नहीं करता, एक सेकेंड, अभी तो मैंने कैंसिल कर दी थी, अगर मैं इसे कैंसिल नहीं करता, देखते रहो कैंसिल, तो एडिंग टुगेदर में ये 5,000 यहां ऊपर आ जाते, एडिंग टुगेदर में ये 5 ऊपर आते, और एडिंग टुगेदर में ये 5 नीचे आ जाते। हाँ, ये 5 ऊपर आ जाते, ये 5 नीचे आ जाते। अब एक मिनट ना, अब ऑडिटर मेरे पास चल के आता, बोलता मुस्तफा भाई ये जो 5,000 का ऊपर रिसीवेबल नजर आ रहा है, जरा फोन नंबर देना, 5,000 का जो रिसीवेबल नजर आ रहा है इसका पेएबल का है, फोन नंबर देना। तो मैं उसको क्या बोलता बताऊं, मैं बोलता फोन नंबर की जरूरत नहीं है, ये देख ये रहा नीचे, ये रहा इसी बैलेंस शीट में। तो वो उसी वक्त सर पकड़ के बैठ जाता है। जिंदगी में दुनिया में पहली एक ऐसी बैलेंस शीट बनती जिसमें ऊपर रिसीवेबल होता और उसी रिसीवेबल का पेएबल, यानी ये ऐसे ही है कि इंसान अपने आप को ही पूरा दिन लोन दे रहा है, ऊपर रिसीवेबल नीचे पेएबल, ऊपर रिसीवेबल नीचे। सोचो ना,
आप अगर इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे तो जिंदगी में एक बैलेंस शीट ऐसी बन जाएगी आपके सामने कि जिसमें एक ही बैलेंस शीट में ऊपर रिसीवल और उसी रिसीवल का पेबल नीचे आ जाएगा, जबकि होता क्या है अगर रिसीवल हमारी बुक्स में तो उसका पेबल, तो ये एलिमिनेशन फर्ज है। अगर किसी ने अब देखो, अब मसला नाजुक है, मसला सुन लें। कोई अगर ये एलिमिनेशन करना भूल भी गया तो भी बैलेंस शीट बैलेंस हो जाएगी। ये इस चैप्टर में बड़ा मसला है। अगर कोई जल्दबाजी में भूल गया ना, एसओएफपी बैलेंस होगी लेकिन एग्जामिनर मार्क्स काटेगा, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन का गुना है। और इस कंसोलिडेशन में और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में प्रेजेंटेशन बहुत अहम चीज होती है, समझ रहे हैं। कोई एलिमिनेशन करना भूल गया, बैलेंस शीट तो बैलेंस होगी लेकिन एमसीक्यू जाया हो जाएगा, 2 मार्क्स गए। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू इंसान नहीं कंप्यूटर, तभी तो 1 सेकंड में आंसर आ जाता है, पास या फेल। हाँ, बात समझ गए। तो बस अभी तक सिर्फ तुमने 2 चीजें छोटी छोटी इतनी इतनी सीखी हैं प्लीज। एक एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन में मैंने मशहूर जमाना सिखाई, इसके अलावा भी आ सकती है कि आपस में एक दूसरे को कोई भी लोन दिया हो, एक पार्टी के लिए रिसीवर और दूसरी पार्टी के लिए, तो इंडिविजुअल बुक्स के लिए तो रिसीवेबल पेबल सही है, लेकिन जब कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाएंगे तो उसको एलिमिनेट करेंगे। उसको क्या करेंगे? तो एक काम एलिमिनेशन और दूसरा काम एडिंग टू। पक्का? प्लीज नोट। बी एक्टिव, बी एक्टिव। चलो कर लिया। अब जिनके पास, जिन हजरात के पास बुक है, वो बुक का पेज नंबर, बुक के पेजेस ऊपर लिखे हैं, पेज ऊपर लिखा हुआ है, पेज नंबर 49 निकाल लें, पेज नंबर 49 निकाल लें जिनके पास बुक है। और जिनका बुक नहीं है वो हैंड आउट में यूं टर्न करेंगे ना, तो ऊपर टॉप पे पेज नंबर 49 लिखा होगा। जिसके पास बुक है वो बुक का पेज नंबर 49 निकाले, और जिसका हैंड आउट है उसका 49। अब क्वेश्चन कॉपी नहीं करना, और आप लोग, मैं बताऊं, हार्डली 1 मिनट में सवाल मुझे कर दोगे। बीच सेकंड क्वेश्चन, पेज नंबर 49 के बीच वाला सवाल सेकंड क्वेश्चन। थैंक यू। पेज नंबर 49 के मिड वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। ये लोग किसका हैंड आउट लिया था? आपका। करो बेटा, एक्टिवली करें, आपका टाइम बहुत कीमती है, प्लीज बी एक्टिव। पेज नंबर 49 का मिड वाला सवाल है, आराम से कर लोगे, अभी जो पता है वही करना है बस।
बेटा आप लोग क्वेश्चन करें प्लीज, आप लोग क्वेश्चन करें। बेटा कर लिया, आराम से हो गया होगा। क्या किया देखो सुनो, एक काम तुमने किया होगा कैंसिलेशन, 70 उड़ा दिया होगा, और बस फिर उसके बाद एडिंग टुगेदर, एडिंग टू टोटल बैलेंस कितने पे होगा, कितना, साढ़े सबका। अभी ये कुछ था ही नहीं, कुछ ऐसे ही बस ऐसे ही चला रहा हूँ, चलते रहो चलते रहो। अब बात सुनो, अब मैं पहली वो चीज है जो थोड़ी सी रियलिटी बेस्ड कंसोलिडेशन जिसको हम बोलेंगे ना, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक सिर्फ तमहीद थी छोटी सी। मैंने ये जो कुछ बोर्ड पे लिखा है इसे कॉपी करें, मैं कुछ थ्योरी भी लिख रहा हूँ, और फिर अब जो मैं सिखाऊंगा ना उसके बाद 4-5 सवाल, ये आखिरी आज की क्लास का लास्ट लेक्चर है समझ लें, लेकिन इसके क्वेश्चन हैं, 4-5 सवाल हैं और वो आपने सीखना है। वो सीख गए तो आपकी कार स्टार्ट है बस, ठीक है। कर देंगे, ये कर दूं, बोलो, ये तो लिख लिया है ना। जी जी बिल्कुल, ये टाइमलाइन भी कॉपी करें प्लीज, ये टाइमलाइन भी कॉपी करें, और अब जो थ्योरी लिख रहा हूँ सब कॉपी करें, स्पेशली ये थ्योरी।
ये नहीं बनाना, ये नहीं लिखना, ये एक छोटा सा, ये ऐसे ही एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये नहीं लिखना, बाकी सब लिख लो। चलो लिख लिया। बात करें। हाँ बात करें। हाँ जी स्टार्ट। लास्ट लाइन, डेट नेट एसेट्स इन द कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, डेट नेट एसेट्स इन द कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। अच्छा जी अब जरा तवज्जो इधर कर लें प्लीज। कल मैंने क्लास के एंड पे, हमारी लास्ट क्लास हुई थी, उस क्लास के एंड पे मैंने आपको एक एसओएफपी फाइनल बना के भी दी थी कंपनी की, याद है?
एसओएफपी बनती है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग और अकाउंटिंग इक्वेशन होती है ए इक्वल सी प्लस एल, यही है। एसेट्स इक्वल्स कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तवज्जो तवज्जो, एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस, इस कैपिटल का दुनिया भर में एक बहुत मशहूर नाम है नेट एसेट्स। कैपिटल को प्यार से नेट एसेट भी बोलते हैं, आना चाहिए अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स को। कैपिटल इज इक्वल टू नेट एसेट, कैपिटल इज इक्वल टू नेट एसेट, कैपिटल इज इक्वल टू, ये पूरी दुनिया में इसका मशहूर तरीन नाम है, ज्यादा मशहूर नाम नेट एसेट है। ओके, तो याद रखना, एक साइड पे मैंने एसेट्स लिखे थे सारे, दूसरे साइड पे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल को नेट एसेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और कैपिटल को इक्विटी भी बोलते हैं, कैपिटल को इक्विटी भी बोलते हैं। याद है, अगर तुम्हें याद हो उस इक्विटी के पैकेट में ओनर की जो वेल्थ है, इक्विटी के पैकेट में शेयर कैपिटल था, याद है, ओएससी था, प्रीमियम था और रिटेन अर्निंग, ये मेजर तीन चीज। वैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व भी होता है लेकिन अभी छोड़ दो। शेयर कैपिटल था, शेयर प्रीमियम था और रिटेन अर्निंग। देख सकते हो, तुमने कल खुद अपने हाथ से लिखी थी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, वो दौलत थी जो शेयर होल्डर के घर से आई थी, याद है, इनिशियल, और रिटेन अर्निंग बाद में प्रॉफिट से कमाया गया था, याद आया। तो इन तीनों को मिला के इक्विटी का पैकेट बन रहा था, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, याद है। इसको इक्विटी का पैकेट भी बोलते हैं और नेट एसेट, नेट एसेट, नेट एसेट, नेट एसेट भी बोलते हैं। पक्का, कल ये बैलेंस शीट तुम देख चुके हो, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, बेटा आपने लिखी हुई थी। अब सॉरी रुकें, याद रखना, जब भी कोई एक इदारा, मेरी तरफ देखें, एक इदारा दूसरे इदारे को चलता हुआ खरीदता है ना, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को चलता हुआ खरीदता है तो वो उसके नेट एसेट खरीदता है, एसेट नहीं खरीदता। ये एक अजीब बात है। एक इदारा दूसरे इदारे को चलता हुआ खरीदता है तो वो उसके एसेट्स नहीं बल्कि उसके नेट एसेट्स खरीदता है, क्योंकि नेट एसेट्स के अंदर मलकियत होती है। ओनरशिप किसके अंदर है, नेट एसेट के अंदर। तो एक इदारा दूसरे इदारे को खरीदता है तो वो उसके नेट एसेट खरीदता है। बच्चे ने कहा ऐसे नहीं, हमें नंबर से लॉजिक दे, मैंने कहा नंबर से भी लॉजिक दे रहा हूँ, और यहाँ मैंने वो लिख दी ये चीज। एक इदारा दूसरे इदारे को खरीदता है तो उसके क्या खरीदता है, नेट एसेट्स। क्या खरीदता है बोलो, नेट एसेट। बच्चे ने कहा एविडेंस, मैंने कहा एविडेंस, इधर आओ। लेट अस से ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बस एक रूम की ऑर्गेनाइजेशन हमारी, और इसमें चारों तरफ ये जो तुम्हें एसेट नजर आ रहे हैं 1 लाख के, कितने के एसेट्स, 1 लाख के, सही है। और ये एसेट्स जादू से तो नहीं आए होंगे ना, इस एसेट्स को खरीदने के लिए, इधर देखो, इधर देखो, मैं ओनर हूं, देख नहीं रहे यार तुम लोग, मैं ओनर हूं, जम के देखो, अब कहीं भी नहीं, इधर ही चाहिए बस। सुनो, मैं इस इदारे का ओनर हूं, ये सारे एसेट्स 1 लाख के नजर आ रहे हैं, ये जादू से तो, इसके पीछे या तो मैंने अपना पैसा लगाया है या लोन लिया है। तो इस 1 लाख में से 70,000 मैं घर से लाया था और 30,000 का मैंने लोन लिया लायबिलिटी। पक्का समझ गए। अब आज मैं ये चलता हुआ बिजनेस किसी और को भेजने जा रहा हूं, यानी मैं हटूंगा यहां से और एक नया ओनर आके बैठ जाएगा। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, 1 मिनट आप मुझे बताएं, वो मुझे 70,000 उसने पे करने चाहिए, 1 लाख 70। अगर उस मासूम ने, 1 मिनट, मासूम ही बोल सकता हूं, अगर उस मासूम ने गलती से मुझे 1 लाख रुपए दे दिए, 1 लाख दे दिए, और मैं हट गया और वो बिजनेस का ओनर बन गया, वो बिजनेस का, और अगले 1 मिनट बाद अगर उसको बिजनेस क्लोज करना हुआ, अगले 1 मिनट बाद उसे बिजनेस, तो बिजनेस क्लोज करने से पहले उसको लायबिलिटीज चुकानी पड़ेंगी ना। तो वो बेचारा 30,000, वो सारे एसेट बेचेगा कितने में, 1 लाख के एसेट बेच के 30,000 की लायबिलिटीज चुकाएगा, तो उसको बचेंगे कितने। तो असल में उसने ये चीज खरीदी थी, खरीदी क्या थी, लेकिन बेचारा पे करके क्या चले गया। तो ये बेचारा ही था, बेवकूफ था ना, तो उसूलन उसको क्या पे करना चाहिए था। ये बिजनेस की असल वर्थ है, क्योंकि ये तो बाहर वालों का पैसा है ना। नहीं समझ रहे यार भाई, बाजाहिर दिखने में तो 1 लाख के एसेट नजर आ रहे हैं, लेकिन सारे सेठ के थोड़ी हैं। सेठ का हिस्सा कितना है। तो हम जब एक बिजनेस को खरीद रहे हैं तो सेठ वाला हिस्सा खरीद रहे हैं ना। नहीं समझ रहे। ये कभी नहीं भूलना कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को चलता हुआ खरीदता है तो उसके क्या खरीदता है, ये तो बाहर वालों का पैसा है भाई, पक्की बात है, ये समझ गए। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदता है चलता हुआ तो उसके नेट एसेट खरीदता है, उसके नेट एसेट खरीदता है, उसके नेट एसेट खरीदता है। यहां से साबित किया है, सोच लो, फिर सोच लो। हाँ, ये बात अब लिखने की जरूरत नहीं, तुम लिख चुके हो। व्हेन वन कंपनी बाइज अनदर कंपनी इट बाइज नेट एसेट, इसको नहीं भूलना, नेट एसेट खरीदती है उसके, ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंसोलिडेशन के लाजिम आमाल हैं, जो हर सवाल में वो आमाल आपने करने होंगे और उसकी आदत डालनी होगी। आदत डालेंगे आप लोग, बस अभी अभी आदत डालेगी इंशाल्लाह। जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा आप एक टाइमलाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक दिन ऐसा होगा जो सवाल में लिखा होगा, जिस दिन पेरेंट कंपनी एस कंपनी को टेक ओवर करेगी, वो एक दिन होगा ना, जिस दिन पेरेंट कंपनी एस कंपनी को टेक ओवर करेगी वो एक दिन या एक डेट होगी। उस डेट को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्विजिशन डेट। क्या बोलते हैं, जिस दिन पेरेंट कंपनी एस कंपनी को टेक ओवर करती है, कंट्रोल में लेती है, उस दिन को बोलते हैं एक्विजिशन डेट। क्या बोलते हैं,
तो आपको क्वेश्चन में इधर देखें, एस कंपनी के, जो एस कंपनी जिसको आपने टेक ओवर किया, जिसको आपने उसके एक्विजिशन डेट का ये नेट एसेट का पैकेट गिवन होगा। नेट एसेट के पैकेट में याद है तीन चीजें आती थी, शेयर कैपिटल कितना है फॉर एग्जांपल 5000, प्रीमियम कितना है, और रिटेन अर्निंग कितनी है। ये तीनों चीजें लास्ट क्लास में पढ़ाई हैं, तीनों पढ़ाई हैं प्लीज, याद है। तो आप जैसे ही पेरेंट कंपनी एस कंपनी को टेक ओवर करेगी, टेक ओवर डेट लिखना, टेक ओवर, और उस दिन एस कंपनी के, उस दिन एस कंपनी के, उस दिन एस कंपनी के जो भी नेट एसेट्स हैं वो उठा के आपने लिख दिए। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इस दिन बनानी है। किस दिन बनानी है? तो जिस दिन आपको बैलेंस शीट बनानी होती है उस दिन को बोलते हैं रिपोर्टिंग डेट। क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ रही? रिपोर्टिंग डेट। आपने क्या करा, आपको जो दूसरा नेट एसेट का पैकेट बनाना है वो रिपोर्टिंग डेट का बनाना है, एस कंपनी का, रिपोर्टिंग डेट का एस कंपनी का नेट एसेट बनाना है। बताओ शेयर कैपिटल कितना है, प्रीमियम और रिटेन आरई का मतलब। अब यहां से मैं तुम्हारे कोर्स की तुम्हें हुदूद बता दूं, एक तुम्हारे कोर्स का स्कोप है, स्कोप का मतलब उससे बाहर एग्जामिनर कभी स्टेप आउट नहीं करेगा। एक स्कोप है जिससे एग्जामिनर कभी बाहर, ना मैं बाहर निकल सकता हूं, ना आप, ना एग्जामिनर भी नहीं निकलेगा। और वो क्या है, इधर देखें, सामने देखें, इधर शेयर कैपिटल कितना है, इधर भी, इधर प्रीमियम, इधर भी। रुक जाओ रुक जाओ, याद रखना हमारे इस कोर्स का स्कोप ये कि एक बार पी कंपनी ने एस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, इधर टेक ओवर कर लिया था ना, एक बार पी कंपनी ने एस कंपनी को क्या कर लिया, उस दिन के बाद एस कंपनी कभी नए शेयर इशू नहीं कर सकती। एक बार पी कंपनी ने एस कंपनी को टेक ओवर कर लिया तो उस दिन के बाद एस कंपनी नए शेयर इशू, तभी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम कभी भी चेंज नहीं होगा। नहीं चेंज हो रहा ना यार, लास्ट क्लास में तुम्हें याद है, अगर शेयर इशू होता था तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम चेंज होता था ना, शेयर इशू होता था तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम की एंट्री तो बनाई थी। तो ये हमारे कोर्स का स्कोप है, कोई इसे नहीं बदल सकता, ये फिक्स स्कोप है। क्या कि एक, हाँ रियल लाइफ में ये हो सकता है, रियल दुनिया में होता है, लेकिन अपने कोर्स में काम कि एक बार पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया। एक बार पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को टेक ओवर कर लिया तो उस दिन के बाद एस कंपनी नए शेयर इशू। और इस डायलॉग का इन रियल मतलब क्या है बताऊं, यहां देखें कि जो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम यहां होगा वही कभी भी चेंज नहीं होगा। 100 सवाल कर लो, 1000 सवाल कर लो, जो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम यहां होगा वही, लेकिन हाँ एक चीज हमेशा चेंज होगी और वो है रिटेन अर्निंग। वो क्या है, क्योंकि हमने चलता हुआ बिजनेस लिया है तो कमाई तो हो रही है ना, प्रॉफिट तो हो रहा है ना, तो यहाँ रिटेन अर्निंग कितनी है, यहाँ कितनी है, 25,000। अब चीजों के नाम सीखो, चीजों के नाम सीखो। इस पैकेट को बोलते हैं एक्विजिशन डेट नेट एसेट, ये कितना है 20, कितना है। इस पैकेट को बोलते हैं रिपोर्टिंग डेट नेट एसेट, ये कितना है 35, हाँ यही है। और इन दोनों का जो फर्क होता है 20 और 35 का फर्क होता है, इसको बोलते हैं, इधर देखें एक नाम है इसका, एस कंपनीज पोस्ट रिटेन अर्निंग। क्या बोलते हैं, कितना है 15 है। इसका लफ्जी तर्जुमा बताऊं, एस कंपनीज पोस्ट रिटेन अर्निंग का मतलब टेक ओवर के बाद, टेक ओवर के बाद जो एस कंपनी ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया वो एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग होती है। क्या होती है, एक बार फिर, एक्विजिशन डेट पर एस कंपनी का जो भी नेट एसेट का पैकेट है उसको बोलते हैं एक्विजिशन डेट नेट एसेट। क्या बोलते हैं, ये रिपोर्टिंग डेट जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन का पैकेट है, हाँ। और इन दोनों का जो फर्क है वो क्या है बोलो, एस कंपनीज पोस्ट रिटेन अर्निंग या एस कंपनीज पोस्ट रिजर्व, एस कंपनीज पोस्ट रिटेन अर्निंग या एस कंपनी के। और इसका तर्जुमा क्या है कि टेक ओवर के बाद एस कंपनी ने जो नया प्रॉफिट जनरेट किया, एडिशनल एक्स्ट्रा 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 प्रॉफिट जो जनरेट किया वो कहलाता है एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग। क्या कहलाता है, और अपने कोर्स का स्कोप भूलना नहीं, ये शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम कभी भी चेंज, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम हमारे कोर्स में कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि एस कंपनी टेक ओवर के बाद नए शेयर इशू, हाँ जी पक्का। अब एक बहुत ही ज्यादा सच्ची बात, आप बोलोगे सर ये आपको बहुत पहले बोल देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं बोली अभी तक, अब बोल रहा हूं बेटा। सीधी सी बात है, आज मैं नाहिद सुपरमार्केट को चलता हुआ खरीद रहा हूं, क्या वो मुझसे सिर्फ अपनी दुकान के, अपनी बिल्डिंग के, अपनी गाड़ियों के, अपने शेल्फ के पैसे लेगा या अपनी गुडविल भी लेगा? और भाई कितनी बड़ी तो गुडविल है, क्या हो गया है, हर चीज मिल रही है वहां, हर चीज मिल रही है, और इतना उसके पास कस्टमर है, जो एक क्लास कस्टमर जा रहा है भाई वहां। तो सोचो आपको, मुझे डे 1 से बैठे बैठा इतना कस्टमर वो ऐसे ही फ्री में दे देगा, तो वो गुडविल लेगा ना, गुडविल लेगा, तो वो गुडविल लेगा तो हमें गुडविल पे करनी होगी। तो सीधी बात है, देखो जायज बात है, व्हेन पी कंपनी बाइज रनिंग बिजनेस ऑफ एस कंपनी इट पेज गुडविल। गुडविल देते हैं यार, जरूरी है यार, गुडविल देते हैं। अब बच्चे ने कहा उस्ताद गुडविल कैलकुलेट कैसे होती है? मैंने कहा कि बचपन में कुछ बच्चों को मैंने पार्टनरशिप पढ़ाया था, उसमें भी सिखाई थी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वो भूल जाओ, उसको भूल जाओ। मैं दोबारा से 2 मिनट की एक स्टोरी सुनाऊंगा, उसमें आप यूं समझ जाना, 1 मिनट में समझ जाओगे, गुडविल इतना मुश्किल नहीं है। लेट अस से मुझे आज नाहिद सुपरमार्केट को चलता हुआ बाय करना है, सही है।
तो यहाँ तो देखें, नाहिद सुपरमार्केट वाले अगर अपने एसेट्स को सेपरेटली बेचें, यानी अपनी बिल्डिंग को अलग से बेचें, अपनी इन्वेंटोरी को अलग से बेचें, अपने शेल्फ्स को अलग बेचें, अपनी गाड़ियां वैन जो भी हैं वो अलग अलग बेचें ना, तो वो सब 15 करोड़ की बिक रही है। कितने की बिक रही है? 15 करोड़ में सेपरेटली एसेट सारे बिक रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो अपने इस पूरे चलते हुए बिजनेस विद एवरीथिंग विद गुडविल मांग रहे हैं 25 करोड़। कितने मांग रहे हैं? गुडविल कितनी है? बस सीधा 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 हिसाब है। इसका मतलब चलता हुआ बिजनेस, इधर चलता हुआ बिजनेस विद एवरीथिंग की वैल्यू ऊपर रखना, चलता हुआ बिजनेस विद एवरीथिंग की वैल्यू, और नीचे सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नेट एसेट की वैल्यू रखना। तो जो डिफरेंस है वो गुडविल है। वो क्या है? पक्का? तो अब देखो, ये इसका सदाबहार बदनाम जमाना, मशहूर जमाना फॉर्मूला, वो ऊपर डब्बा बना हुआ है, देख लो। आप पहली लाइन में क्या लिखोगे? बहुत सुकून। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का तर्जुमा बताऊं, पेरेंट कंपनी एस कंपनी को चलता हुआ खरीद रही तो कीमत देगी ना, उस कीमत को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? पेरेंट कंपनी एस कंपनी को चलता हुआ खरीद रही है तो कीमत अदा करेगी ना, उस कीमत को कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ऑब्वियस सी बात है, चलते हुए बिजनेस की कीमत है, चलते हुए, तो चलते हुए बिजनेस की कीमत ऊपर लिखना, लेस, आंखें खोलो, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी। बच्चे ने कहा एक मिनट, तुमने नेट एसेट क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने कहा कि जब एक इदारा दूसरे इदारे को चलता हुआ खरीदता है तो उसके नेट एसेट खरीदता है। क्या खरीदता है? एक इदारा दूसरे इदारे को, अभी तो पढ़ाया था, चलता हुआ खरीदता है तो क्या खरीदता है? तो ऊपर लिखा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, चलते हुए बिजनेस के लिए जो कीमत अदा की है वो, लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी। इन दोनों का फर्क लोगे तो क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? अब बच्चे ने हैंड रेस किया बड़े मासूमियत से, बोला सर गुडविल किस दिन कैलकुलेट होती है? एक सवाल है यहाँ, किस दिन हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं? अब ये जवाब मैं 5-6 बार दे रहा हूं, पागल नहीं हूं, एक वजह तो दे रहा हूं प्लीज। गुडविल एक्विजिशन वाले दिन कैलकुलेट होती है जिस दिन तुम क्या करते हो? टेक ओवर। जिस दिन टेक ओवर करते हो उसी दिन, जिस दिन टेक ओवर करते हो उसी दिन, जिस दिन टेक ओवर करते हो उसी दिन। गुडविल इज कैलकुलेटेड एट डैश डेट, एक्विजिशन डेट। 5-10 बार बोलोगे तो जहन में बैठ जाएगा। गुडविल इज कैलकुलेटेड एट एक्विजिशन, गुडविल हमेशा एक्विजिशन वाले दिन कैलकुलेट होती है, गुडविल हमेशा एक्विजिशन वाले दिन कैलकुलेट होती है। अब जरा मेरी तरफ देखें, सामने देखें, और ये लॉजिकल बात है बिल्कुल। जब आपने ये बात मान ली कि गुडविल टेक ओवर वाले दिन, एंड टेक ओवर वाले दिन ही कैलकुलेट होती है, तो इस गुडविल की कैलकुलेशन में जो भी डाटा यूज होगा, गुडविल की कैलकुलेशन में जो भी, वो एक्विजिशन डेट का यूज होगा ना। एक बार फिर, गुडविल किस दिन कैलकुलेट हो रही है? एक्विजिशन वाले दिन। गुडविल एक्विजिशन वाले दिन कैलकुलेट हो रही है। सुनना, तो गुडविल की कैलकुलेशन में जो भी डाटा यूज होगा वो एक्विजिशन वाले दिन का यूज होगा। हाँ, अब एक फतवा जारी हो रहा है, उसको नहीं भूलना। जब गुडविल एक्विजिशन वाले दिन कैलकुलेट हो रही है तो गुडविल की कैलकुलेशन में जो भी डाटा, यानी जो भी नेट एसेट, जो भी, वो एक्विजिशन डेट के यूज होंगे। और एक्विजिशन डेट के एस कंपनी के नेट एसेट का पैकेट ये रहा ना, पढ़े। दैट्स व्हाई, पढ़ो, वी ऑलवेज 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 ऑलवेज, हमेशा 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 यूज एस कंपनीज एक्विजिशन डेट नेट एसेट इन द कंप्यूटेशन ऑफ, यानी ये वाला जो नेट एसेट का पैकेट है ना, देखो कितना, ये 20,000 यहां गुडविल की हो जाएगा, यहां गुडविल की कैलकुलेशन में हो जाएगा, बिकॉज वी कंप्यूट गुडविल एट एक्विजिशन डेट। किस दिन करते हैं? एक्विजिशन डेट। तो एक्विजिशन डेट का डाटा यूज होगा ना, और एक्विजिशन डेट का नेट एसेट ये रहा, एक्विजिशन डेट का नेट एसेट ये रहा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, हाँ पक्का। तो अभी तक क्या क्या बात की, देखो ये एक रूटीन अमाल है। अभी मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा इसका। अच्छा प्लीज 15-20 मिनट को मत देखना, क्योंकि मैं ऐसे कितने दिन होंगे जिस दिन 20-25 मिनट पहले भी छोड़ दूंगा। थोड़ा सा ये चीज सीखने की यार, चीज बहुत अहम है, वरना मुझे कुछ नहीं है। मेरी एक क्लास और लगी हुई है, लेकिन मैं उस क्लास को डिले कर रहा हूँ मैसेज करके, ठीक है। 10-15 मिनट नहीं देखना, ताकि तुम लोग क्वेश्चन 2-3 करोगे तो रवा हो जाओगे, ठीक है। ये जरूरी है, वरना मेरे लिए, मैं तुम सबसे बड़ा काम चोर हूं। इधर देख लें, पॉइंट ये है, सामने देखें, आज के बाद कभी भी कंसोलिडेशन का सवाल आएगा ना, तो कुछ काम मशीन की तरह करना है बिल्कुल। और बात मान लो, टाइमलाइन बनेगी सबसे पहले, और ये डब्बे बनेंगे। टाइमलाइन बनी, ये डब्बे बने, सर ये डाटा गिवन होगा, बिल्कुल तैयार प्लेट में रख के गिवन होगा, यूं रोड पे घूम रहा होगा, उठा के लिखना है बस। ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी, ये काम करो। ये सारी चीजें चाहिए। पहला काम ही है। अगला काम, अगला अमल सुनो। अगला अमल होगा गुडविल कैलकुलेट करना। क्या अमल होगा? गुडविल किस दिन कैलकुलेट होती है? तो ये फॉर्मूला लिखना और एक्विजिशन डेट का ही डाटा यूज करना। यानी एस कंपनी का कौन सा डब्बा यूज करना? एक्विजिशन डेट नेट एसेट का डब्बा यूज करना, गुडविल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पक्का। और अब एक आखिरी चीज जो आपको नहीं बताई वो बताऊंगा और फिर सवाल करा दूंगा। आखिरी चीज एक और आज के बाद निकलेगी, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। क्या निकलेगी?
कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। एक मिनट, बहुत प्यार से प्लीज भाई साहब, ये क्या चीज है? कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग को ग्रुप रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं, ग्रुप रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं, और इसको कंसोलिडेटेड रिजर्व भी बोलते हैं। ये इसके सारे नाम है। फिर बोल रहा हूँ, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं, ग्रुप रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं, और इसको कंसोलिडेटेड रिजर्व भी बोलते हैं। ये सारे एक ही आदमी के नाम है। अच्छा, तुम लोग को याद होगा, तुम लोग एडिंग टुगेदर करते थे, कर तो रहे थे भी। तो एडिंग टुगेदर में जब हर चीज ऐड हो रही है, तो इसी तरह रिटेन अर्निंग भी दोनों इदारों की ऐड करनी है। एडिंग टुगेदर में जब बहुत सारी चीजें ऐड करो, दोनों इदारों की क्या करना है बोलो? रिटेन अर्निंग भी ऐड करनी है, रिटेन अर्निंग भी ऐड करनी है। तो इस दोनों इदारों की, इधर देखो, दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का जो मिलाप होगा ना, उसी को कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग बोलते हैं। दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का जो कॉम्बिनेशन है, मिलाप है, वो क्या है? अब वो कैसे निकालते हैं? इधर देखें, मैं लिख रहा हूं, आप यहां लिखेंगे पी कंपनीज रिटेन अर्निंग, पेरेंट कंपनी की ईयर एंड की जो भी रिटेन अर्निंग होगी वो उठा के लिख देना। पेरेंट कंपनी की जो भी रिटेन अर्निंग होगी वो उठा के, और अब बहुत सुकून से सुने, अब देखें, आंखें खोल के देखें, यहां देखें, दूसरी चीज क्या है? पेरेंट और सब्सिडरी का मिलाप है ना, पेरेंट और, बस दूसरी चीज सुकून से, एस कंपनी की स्ट्रिक्टली, एस कंपनी की ओनली, एस कंपनी पोस्ट रिटेन अर्निंग। एस कंपनी कौन सी रिटेन अर्निंग लेनी है? स्ट्रिक्टली पोस्ट रिटेन अर्निंग। और सवाल में पोस्ट रिटेन अर्निंग मेरी एग्जांपल में कितनी है? ये 15,000 लेनी है। बच्चे ने कहा यार अब यहां रुक जाओ। मैंने कहा क्या भाई? उसने कहा, बच्चे ने कहा आप क्लोजिंग रिटेन अर्निंग ले लेते हैं ना। आप क्लोजिंग, आपने क्या ली है? सिर्फ पोस्ट रिटेन अर्निंग ली है। कौन सी ली है? उसकी वजह बताऊं, एक मिनट। इस क्लोजिंग 25 के अंदर, सामने देखें, इस 25 के अंदर 15 ये है, 10 ये, 10 और 15 मिलके 25 बनाया ना। देखो यहां, इस क्लोजिंग 25 को कैसे बनाया है? 15 और मैंने क्या बोला कि कौन सी यूज करनी है? उसकी वजह बताऊं, क्योंकि ये एक्विजिशन डेट का जो नेट एसेट का पैकेट है ना, इधर देखें, वो पेरेंट कंपनी ने खरीद लिया था, पेरेंट कंपनी ने। तो ये एक्विजिशन डेट पे कैंसिल आउट हो जाता है। वो मशहूर जमाना कैंसिलेशन नहीं थी, एक पार्टी के लिए रिसीवल, दूसरी पार्टी के लिए वो आपस की थी, तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। वो क्या हो जाती है? तो हम सिर्फ वही रिटेन अर्निंग यूज करेंगे जो बाद में एडिशनल जनरेट हुई है। मैं फिर बोल रहा हूं, आराम से सुने। बच्चे ने बोला सर डायरेक्ट क्लोजिंग रिटेन अर्निंग यूज करो, कितनी है? मैंने कहा नहीं, इस 15 ये शामिल है और 10, तो इस 25 के अंदर वो 10 भी शामिल है ना। और वो 10 जो है ना, वो एक्विजिशन डेट पर पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी का पूरा पैकेट खरीद लिया था ना। एक्विजिशन डेट पर पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी का पूरा पैकेट, तो वो एक पार्टी के लिए रिसीवल और दूसरी पार्टी के लिए पेएबल में मशहूर जमाना में कैंसिलेशन हुई थी, याद नहीं जो हम कर रहे थे? तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, तो बचती क्या है सिर्फ? तो इसीलिए सिर्फ एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग यूज करते हैं। कौन सी रिटेन अर्निंग यूज करते हैं? एस कंपनी की पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग यूज करते हैं। ऐसा ही है। तो अब अमाल सुने, अमाल इधर देखें। जब भी सवाल स्टार्ट होगा पहले टाइमलाइन बनेगी, ये सारे पैकेट्स बनाए जाएंगे एक। नंबर 2, आवाज दो। नंबर 2, गुडविल कैलकुलेट होगी। गुडविल किस दिन कैलकुलेट होती है? तीसरा काम होगा कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। कंसोलिडेटेड, जिसका सिंपल मतलब यह है दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का कॉम्बिनेशन, दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का। पेरेंट कंपनी पूरी मेरी हो तो किसी और की नहीं है, पेरेंट कंपनी की तो फुल रिटेन अर्निंग, और एस कंपनी की कौन सी? एस कंपनी की फकत पोस्ट रिटेन अर्निंग, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग। ये कर लिया। इसके बाद जो आज की क्लास में शुरू में सवाल नहीं किया था, एलिमिनेशन और एडिंग टुगेदर, एलिमिनेशन और एडिंग टुगेदर, इस तरह करोगे पूरी बैलेंस शीट बन जाएगी। ये लिखें, फिर मैं कराता हूं, कोई मसला नहीं, करो। हाँ, इन दोनों पैकेट्स का डिफरेंस है जी, ठीक है। और वैसे इन दोनों पैकेट में भी चीज चेंज कौन सी हो रही है? रिटेन अर्निंग ही तो चेंज हो रही है। सोचो ना, ये 10 और ये तो चेंज ही नहीं होंगे, तो असल में चेंज रिटेन अर्निंग ही हो रही है। तो अगर या तो रिटेन अर्निंग का डिफरेंस ले लो या फिर टोटल पैकेट्स का डिफरेंस ले लो, वही बात है, क्योंकि टोटल पैकेट में सिर्फ रिटेन अर्निंग का ही फर्क होगा।
कुछ पूछना है? अच्छा बेटा अब हैंड आउट ये लिखें, एक मिनट, सॉरी, जिन हजरात के पास बुक है वो अपनी बुक का ये लिखें और बुक का पेज नंबर 47 निकाल लें, और जिनके पास हैंड आउट है वो पहला पेज, हैंड आउट का पहला पेज, बुक का पेज नंबर 47 या हैंड आउट का पहला पेज तुम इसमें ढूंढ लो होगा। अब इधर देख लें, आप लोगों को डेफिनेटली क्वेश्चन कॉपी करना पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ मुझे फिल इन द ब्लैंक्स, मेरे पास चीजें रेडी हैं। सवाल है आपके पास? हाँ हाँ बेटा इधर देखें, आपके पास पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 पे, पेज नंबर 47 पे पहला सवाल नजर आ रहा है, पेज नंबर 47 पे फर्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्या लिखा है? पी कंपनी एक्वाइड। अच्छा देखो, अब इस सवाल का, ये ऐसी ट्रेनिंग है जिसने सही तरह ट्रेनिंग ली वो अगले सारे सवाल मुझे खुद करके दे देता है, हमेशा का उसूल है। इस ट्रेनिंग को पक्का ट्रेनिंग ले लो और सीख लो, लिखने की जरूरत नहीं है अभी, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आराम आराम प्लीज ट्रेनिंग लो सही तरह। पी कंपनी एक्वाइड 100%, हाँ भाई एक मैसेज है, हम ही हम 100% शेयर खरीदें, 80 90 60 50 अभी नहीं खरीदें, कितने लिए? हम ही हम, यानी हम ही एक इन्वेस्टर है, हमारे अलावा और कोई नहीं है, पक्का? अब देखो पेंसिल या पेन हाथ में रखें क्वेश्चन को देखते हुए। ऑफ एस कंपनी ऑन, ये डेट क्या है? एक्विजिशन डेट, कब एक्वायर किया? 11 बोर्ड पे देखो मैंने एक्विजिशन डेट डाल दी, 1 जनवरी 06 इज योर टेक ओवर डेट, 1 जनवरी 06 इज योर, पक्का? पक्की बात है। अब इसी क्वेश्चन में नीचे बैलेंस शीट्स गिवन है, देखो नीचे बैलेंस शीट के ऊपर भी एक डेट लिखी हुई है, क्या है वो? है रिपोर्टिंग डेट, ये देख लो, एक्विजिशन डेट भी तुम्हारे सामने, रिपोर्टिंग डेट भी तुम्हारे सामने, ये डेट आइडेंटिफाई कर ली। एक्विजिशन डेट ऊपर वाली लाइन में लिखी हुई थी, प्लीज जाग जाओ, प्लीज जागो, अल्लाह के लिए मेहनत करो, तुम लोग अगले सवाल इतने आराम से करोगे, हमेशा बच्चे करते हैं। नीचे रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर 08 की लिखी हुई है, पक्का? अब वापस ऊपर आए, वापस ऊपर आए, देखें अंग्रेजी पढ़ें और फील करें, सोचें। पी कंपनी एक्वाइड 100% शेयर्स ऑफ एस कंपनी ऑन 1106 फॉर 8 लाख पाउंड, ये कीमत है। कॉमन सेंस, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कीमत है। ये देखो यहाँ लिखा 8 लाख, 800,000 ये यहाँ फिट कर दिया, 8 लाख की कीमत अदा की है। चलता हुआ बिजनेस कितने में खरीदा है? 8 लाख में। साफ साफ फील हो रहा है, ये कीमत दी है, पक्का? अच्छा अच्छा, अब देखते रहें। व्हेन दी, अंग्रेजी पढ़ें, व्हेन दी रिटेन अर्निंग ऑफ एस कंपनी वाज 200,000, व्हेन दी रिटेन अर्निंग ऑफ एस कंपनी वाज, जब तुमने टेक ओवर किया ना, तुमने टेक ओवर किया, उस टेक ओवर वाले दिन, उस टेक ओवर वाले दिन एस कंपनी की रिटेन अर्निंग कितनी थी? कितनी थी? 2 लाख थी। कितनी थी? अब नहीं लिखना, बिल्कुल स्लो, रेंगो रेंगो, बिल्कुल स्लो स्लो। नीचे एस कंपनी की बैलेंस शीट में जाए, नीचे एस कंपनी की बैलेंस शीट है, देखो तो सही, एस कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ रिटेन अर्निंग है? कितनी है? और वो किस दिन की बैलेंस शीट है? वो क्लोजिंग है, वो क्या है? बोर्ड 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 बोर्ड, प्लीज प्लीज प्लीज, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग 5 लाख है, लिख दी। क्लोजिंग रिटेन अर्निंग कितनी है? वापस वापस ऊपर पहली लाइन में, ऊपर पहली लाइन में एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग कितनी थी? 200 नजर आई थी, और नीचे रिपोर्टिंग डेट की रिटेन अर्निंग कितनी थी? 5 लाख, ऐसा ही है? एक छोड़ बेटा, होशियारी नहीं चाहिए यहां, प्लीज प्लीज, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब आप लोग नीचे एस कंपनी की बैलेंस शीट में जाए तो सही, एस कंपनी की बैलेंस शीट में कोई शेयर कैपिटल गिवन है? कितना? 2 लाख, और वो ईयर एंड का गिवन है ना, वो किसका गिवन है? ये देखो शेयर कैपिटल को ओएससी बोलते हैं, ये 2 लाख लिख दिया यहाँ। अच्छा, हर सवाल में शेयर प्रीमियम नहीं होता, तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग में लिख दिया, 90% सवाल में शेयर प्रीमियम होगा ही नहीं, प्रीमियम होगा ही नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है इस सवाल में नहीं है। अब जरा सोच के बताओ, जो शेयर कैपिटल यहां होगा वही,
क्योंकि हमारे कोर्स में शेयर कैपिटल चेंज, जनाब ये शेयर कैपिटल उठा के यहां फिट कर दिया, ये शेयर कैपिटल उठा के यहां फिट कर दिया, ये शेयर कैपिटल उठा के यहां फिट कर दिया। आप मेरी तरफ देखें, अगर मैं गलत नहीं कह रहा ना, मेरा डायलॉग सुनो, बातों बातों में दोनों पैकेट तैयार हैं, बातों बातों में दोनों पैकेट तैयार हैं। ये 2 और 2 कितना है? 4 लाख। देखा, अदब चाहिए, कॉपी नहीं करना, सारा मामला खराब कर दोगे। कितना है ये? और ये 5 और 2 700। तो मैंने अभी तक कुछ भी कैलकुलेट नहीं हुआ भाई, अभी मैंने सिर्फ एक टाइमलाइन बनाई है, आपके साथ मिलके मैंने एक्विजिशन डेट रीड की है जो आपने ही पढ़ी 1106, वो लिख दी मैंने। नीचे बैलेंस शीट डेट पढ़ी, वो क्या थी, ये लिख दी। और मैंने आपके सामने ये दोनों पैकेट तैयार कर लिए हैं। अच्छा बताओ ये कितना है और ये कितना है? बेटा मेरे प्यारे बच्चों, इनका फर्क कितना है? ये एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग हो गई 700। सॉरी, माफी होता है 3 लाख कर लिया। 3 यार हो गया, क्या हो गया? 3 लाख है, यहां तक क्लियर है। ये अब आपने बार बार करना होगा, ये इतनी बार करना है, ऐसी कोई बैलेंस शीट नहीं है जिसमें काम नहीं होगा, हमेशा ही करना है। यूं बटन दबाना और कर लेना, ट्रैक्टर मशीन की तरह, रोबोट की तरह काम है ये पैकेट्स बनाने, ये रूटीन काम है। अब जरूरत है, ये क्या करें, करना है भाई, यही है, इसमें यही काम है। हो गया। अब आप आमाल गिने, सिर्फ 2 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है मेरी तरफ, एक गुडविल और एक कंसोलिडेटेड रिजर्व। एक गुडविल और एक, गुडविल किस दिन कैलकुलेट होती है? वेरी गुड, गुडविल एक्विजिशन डेट वाले दिन कैलकुलेट होती है। तो गुडविल की कैलकुलेशन में जो भी डाटा यूज होगा वो एक्विजिशन डेट का यूज होगा। ये इसका फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी? लेस कौन सा पैकेट यूज करूं? ये रहा 400,000। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 1 मिनट, 8 में से 4 निकालो भाई। ये 4 लाख की आपने गुडविल पे की है, ये 4 लाख की आपने क्या पे की है? हो गया गुडविल। क्या क्या किया फिर सुनो, टाइमलाइन बनाई, टाइमलाइन में चीजें पुट की, हाँ सही, और गुडविल निकाल दी। और क्या निकाल दी? अब एक आखिरी चीज रह गई है, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग या कंसोलिडेटेड रिजर्व, जो नाम बोल दो। कंसोलिडेटेड रिजर्व का मतलब दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का कॉम्बिनेशन, दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का पक्का। अच्छा, पेरेंट हम लोग है ना, हम लोग खुद तो पेरेंट है ना, हम लोग खुद पेरेंट है। जाओ पेरेंट कंपनी की बैलेंस शीट में जाओ, प्यार से, बिल्कुल स्लो। पेरेंट कंपनी की बैलेंस शीट में कोई रिटेन अर्निंग है कितनी? पेरेंट कंपनी की 300 लिख दी। और अभी आपको सिखाया था कि एस कंपनी की कौन सी रिटेन अर्निंग लेंगे? ओनली पोस्ट। एस कंपनी की कौन सी? इत्तेफाक से 3 लाख है, हमेशा 3 नहीं होगी भाई, इत्तेफाक से कितनी है? यह आपने लिखी एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग, कितना आ गया? 600,000 ऐसा ही है। तो आपने टाइमलाइन भी बना ली, पहला काम। दूसरा काम क्या किया आपने? गुडविल निकाली। तीसरा काम कंसोलिडेटेड रिजर्व। टाइमलाइन बनाई, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कंसोलिडेटेड रिजर्व। अब एक मिनट, अब क्या रह गया बताऊं? उधर देखो, मेरी तरफ देखो। अब वही पुराने काम रह गए जो आज की क्लास में एक सवाल तुमने नहीं करा था शुरू में, अब वो रह गए। अब एलिमिनेशन रह गई और सर के बालों से लेके एडिंग टुगेदर, एडिंग टू, इतना हो गया। अब पेंसिल या पेन उठाएं और क्वेश्चन पे जाएं, कलम उठाएं और क्वेश्चन पे जाएं। कैंसिलेशन क्या थी मैं याद दिलाता हूं। पेरेंट कंपनी की एसेट साइड पे एक इन्वेस्टमेंट होगी, देखो पेरेंट कंपनी की एसेट साइड पे एक इन्वेस्टमेंट 8 लाख की नजर आ रही है, वो पेरेंट कंपनी ने उनके अंदर की है ना, उनमें की है ना। तो ये इनका रिसीवेबल, उनका पेएबल है। इस 8 लाख को क्रॉस कर दो, काट दो इसको। पेरेंट कंपनी की एसेट साइड पे एक 800,000 की इन्वेस्टमेंट है, नजर आ रही है, शराफत से कट कर दो, कर दिया। और उधर जाओ एस कंपनी की इक्विटी साइड में एक पूरा इक्विटी का पैकेट होगा जिसमें होगा शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग, नजर आ रही है, उसको भी कट कर दो, 7 लाख को कट कर दो। इधर 8 और उधर 7, बच्चे ने हैंड रेज कर दिया, बोला भाई 1 मिनट। मैंने कहा क्या सर, यहाँ 8 लाख है वहां 7 लाख है। मैंने कहा मुझे भी नजर आ रहा है, 1 मिनट, इन दोनों में जो भी फर्क है ना, मेरी आवाज सुनो, वो खुद ब खुद गुडविल और कंसोलिडेटेड रिजर्व में एडजस्ट हो जाएगा, आप उससे परेशान ना हो। इन दोनों में जो फर्क है वो कहां एडजस्ट हो जाएगा? गुडविल और खुद ब खुद एडजस्ट होगा, खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। पेरेंट कंपनी की एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट इस बार 8 लाख है और वहां इक्विटी का पैकेट कितना है? पूरा उड़ा दो, पूरा उड़ा दो। इन दोनों में जो फर्क है, इन दोनों में फर्क है, वो गुडविल और कंसोलिडेटेड रिजर्व में एडजस्ट हो जाएगा, गुडविल और कंसोलिडेटेड रिजर्व में। अब बताएं फाइनली कंसोलिडेशन का लफ्जी तर्जुमा क्या था? आपने आखिरी हेडिंग देनी है, ये देखो, कंसोलिडेटेड, बेटा इधर, SOFP, कंसोलिडेटेड एज एट
बताओ ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 2008। एक सेकेंड, एसेट लिखा, सब यहां देखें। पहला नॉन करंट एसेट है कुछ, इसके पास एनसी है। पेरेंट का कितना है? पेरेंट का नॉन करंट एसेट कितना है? 5। और एस कंपनी का कितना है? देखो दोनों का 5-5 है, सॉरी दूसरे का 8 है। 500 और 800 लिख रहा हूं, 3 जीरो के बगैर ऐसे ही ले। कितना? 13 लाख। ये सबसे पहली चीज हो गई। अच्छा अच्छा, जब तुमने चलता हुआ बिजनेस खरीदा था तो ये गुडविल भी खरीदी थी, ये गुडविल भी, ये जीडब्ल्यू के नाम से 4 लाख की गुडविल लिख दी। हाँ अच्छा, करंट एसेट्स हैं किसी के पास? देखो पेरेंट के पास 2 लाख के करंट एसेट है और उनके पास 3 लाख के। इन्वेस्टमेंट कट चुकी है। करंट एसेट है 200 प्लस 300, कितने बेटा? 5 लाख। हजरात जरा इन तीनों एसेट्स को ऐड कर सकता है कोई? 22 लाख। कितना आ गया? मैं अब चुप हो गया, मैंने सिर्फ एडिंग टुगेदर किया। आप देख सकते हैं आपके हाथ में क्वेश्चन भी है, ये रहा सोल्यूशन, देख लें। पहले लिखना नहीं है अभी। एडिंग टुगेदर में नॉन करंट एसेट को नॉन करंट एसेट से मिलाया, हाँ, करंट एसेट को करंट एसेट से, और गुडविल ऑब्वियस सी बात है आपने खरीदी थी, या इस ग्रुप की गुडविल है, आपने लिख दी। हाँ हाँ जी। अब दूसरी साइड कौन सी है, पढ़ो। इक्विटीज एंड, बहुत सबर, इक्विटीज एंड एस कंपनी की पूरा पैकेट उड़ा दिया था, उसकी तरफ देखना भी नहीं, उसकी तरफ देखना भी नहीं। बताओ शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का आता है, किसका आता है? क्योंकि शेयर कैपिटल पेरेंट का बाहर वाला है। कितना है जरा बताओ? मैंने यहां लिखा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। एक मिनट, शेयर कैपिटल पेरेंट का कितना है? 8 लाख, ऐसा ही है। अच्छा मेरी तरफ देखो, आज के बाद कभी भी रिटेन अर्निंग क्वेश्चन से नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमने रिटेन अर्निंग के लिए अलग से वर्किंग कर ली है। हमने रिटेन अर्निंग के लिए आंखें खोलो अलग से वर्किंग की है बेटा, मेहनत की है, मजदूरी की है। तो रिटेन अर्निंग कभी भी क्वेश्चन से, कितनी है ये टोटल? इधर मैंने लिखा कंसोलिडेटेड रिजर्व को शॉर्टकट में सीआर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कितनी? 6 लाख। हाँ जी, इसमें सबकी रिटेन अर्निंग आ गई है, इसमें सबकी रिटेन अर्निंग आ गई है, इसको अलग से कभी भी क्वेश्चन से नहीं उठाना हुआ, आपने यहाँ वर्किंग कर ली थी। अब आओ देखो लाइबिलिटीज है दोनों के पास कुछ, कितनी कितनी? दोनों के पास थोड़ी थोड़ी लाइबिलिटीज हैं, 4 और 4, 4 और, हाँ पक्का? ये आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पहली बन गई, पहला सवाल हो गया। क्या क्या काम किए फिर सुने? टाइमलाइन बनाई, एक्विजिशन डेट आइडेंटिफाई की, रिपोर्टिंग डेट आइडेंटिफाई की, पैकेट्स बनाए, ये सब गिवन थे। गुडविल निकाली, नहीं, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग, कैंसिलेशन और एडिंग टुगेदर। एडिंग टू, प्लीज कॉपी करें, आराम से कॉपी करें। अगर एक थोड़ी देर उनको वेट करा लो, एक कवाल कर लो बस, बस ये कर लो खुद ही से, जल्दी कर लो और चले जाओ। चलो क्वेश्चन लिख लें, बेहतर है लिख लें, प्लीज बात माने, लिख लें।
कर लिया आप लोगों ने? बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करें, इसी के नीचे, इसी के नीचे एक सवाल है, करें करें करें। कुछ भी नहीं किया आपने अभी तक तो, सिर्फ कॉपी के खुद से करोगे तभी तो सीखोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, जिस खुश नसीब बंदे ने कॉपी कर लिया है वो इसी के नीचे एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, वो करे। सिर्फ रिक्वायरमेंट में एक चीज चेंज करे, रिक्वायरमेंट जो बिल्कुल नीचे लिखी है ना वो लिख लें, कंसोलिडेटेड एसओएफपी एज एट 31 दिसंबर 09। 8 को 9 कर लो वरना कंफ्यूज हो गए, 8 को 9 कर लो। और बराए मेहरबानी उसी तरतीब से, कोई होशियारी नहीं करना, जिस तरह वो सवाल किया था उसी तरह करें, सिर्फ रवाओं तो उस चीज से वापस वापस जाए और चलें, बस यूं सब उस चीज से गुजरें तो खुद ब खुद ये आपका खौफ खत्म होता जाएगा। सेम पेज सेकंड क्वेश्चन बेटा, इसको करने के बाद सेम पेज सेकंड क्वेश्चन, चलो स्टार्ट। और मोटिवेशन से करें, करके देंगे, हमेशा बच्चे कर लेते हैं, करें। सेम पेज को सेकंड क्वेश्चन उसी तरतीब से करना है जिस तरह ये किया है, बस। करो, स्टार्ट करो बेटा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज स्टार्ट करें। बताओ एक्विजिशन डेट क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, पढ़ो। 1107 है ना, प्लॉट करो, चलो प्लॉट करो। बैलेंस कर दी, गुड गुड गुड, होगी होगी बिल्कुल होगी, सही, एक्सीलेंट। एक्विजिशन डेट क्या है? 1 जनवरी 0। और रिपोर्टिंग डेट क्या है? ये डेट लिखी? हाँ। अच्छा, पेरेंट कंपनी ने इस कंपनी को कितने में खरीदा है? COI कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 60,000, कितनी है?
मुइज कर रहे हो? कर लिया? क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें बेटा, प्लीज स्टार्ट करें सब। कर दिया? कर दिया? बारी शुरू कर रहे हो? शुरू कर रहे हो? हाँ करो 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 करो, कम ऑन जान लगाओ। जियाद कर रहे हो? करो करो यार, तुम जीते आदमी हो यार। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। सही है, बिल्कुल सही करा है। करो करो, मोटिवेशन से करो, होगा डेफिनेटली हो जाएगा। करें उसी तरह, सेम लास्ट क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट है, नंबर्स डिफरेंट हैं। बेटा आप देखें, एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग 20 है, और नीचे नीचे जाके चेक करें एस कंपनी की रिटेन अर्निंग कितनी है, 30। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, नीचे जाके शेयर कैपिटल चेक करो, शेयर कैपिटल 20 है, और हमारे कोर्स का स्कोप याद है, जो शेयर कैपिटल यहां होगा वही सही। अब मुझे बताओ एक्विजिशन डेट का नेट एसेट का पैकेट कितना आया, 40, और बच्चों ये कितना आया, 50। भाई ये रूटीन काम है यार, इन दोनों में फर्क कितना है, 10,000। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये रूटीन काम कर, इतना कर लिया काम हो जाएगा, उसके बाद कोई मुश्किल नहीं है। अब बताओ दो और काम है, गुडविल और कंसोलिडेटेड रिजर्व। गुडविल और गुडविल किस दिन निकलती है, आवाज ही नहीं। एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पहली लाइन से उठाई थी, चलते हुए बिजनेस की कीमत ये थी, और वी कंप्यूट गुडविल एट डैश डेट, ये पैकेट यूज होगा 40। कितना आया, 20,000 की गुडविल आ गई भाई, 20,000 की गुडविल आई। अब कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग या कंसोलिडेटेड रिजर्व क्या है, एक मिनट, दोनों इदारों की रिटेन अर्निंग का कॉम्बिनेशन, दोनों इदारों की। बेटा पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग चेक करें कितनी है, कितनी है, 20। पेरेंट कंपनी की 20 और एस कंपनी की सिर्फ कौन सी लेनी है, पोस्ट रिटेन अर्निंग विच इज 10, विच इज 20 एंड 10, 30,000 इज योर कंसोलिडेटेड रिजर्व, 30,000 इज योर कंसोलिडेटेड। आ गया। अब दो काम रह गए और क्वेश्चन एंड हो जाएगा। क्वेश्चन एक काम है जो हमेशा होगा, वो है कैंसिलेशन। वो क्या है, और वो अभी तक जो आप लोग कर रहे हो उसमें पेरेंट कंपनी की एसेट साइड पे देखो इन्वेस्टमेंट होगी कितनी है, 60,000। पेरेंट कंपनी के एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट है, उसको क्रॉस करो, कट करो, कर दिया। और एस कंपनी का पूरा इक्विटी का पैकेट उड़ा दो, एस कंपनी का पूरा इक्विटी यानी नेट एसेट का पैकेट कैंसिल कर दो। सर इन दोनों में फर्क है, डरे मत, वो फर्क खुद ब खुद गुडविल और कंसोलिडेटेड रिजर्व में एडजस्ट हो जाता है। कर दिया। और आखिरी आवाज है क्या, कंसोलिडेशन मींस एडिंग टुगेदर, बस टॉप टू बॉटम एडिंग टुगेदर कर दो। मैं सिर्फ ओरली बताऊं क्या क्या होगा, एक मिनट यहाँ एक सूखा सूखा देख के बता देता हूं। नॉन करंट एसेट एक के 50 है, एक के 30 है, 50 और 30 80। नॉन करंट एसेट 50 और 30 80। फिर गुडविल कितनी है, 20,000 की गुडविल, इसके करंट एसेट 10 है, उसके 30 है, 40, 140। टोटल एसेट साइड का सम 140 आ जाएगा। टोटल एसेट साइड का सम कितना आएगा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में क्या है, शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का आएगा 50, शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का कितना आएगा
एक मिनट, रिटेन अर्निंग कभी भी क्वेश्चन से नहीं उठाएंगे, कभी भी क्वेश्चन से ये उठाएंगे 30 और दोनों की लाइबिलिटी को उठा के ऐड कर दो, 140 बैलेंस हो गया, कर दिया। वाकई सच कह रहे हो? अच्छा यार, थोड़ा सा बुजुर्गी का ख्याल, थोड़ा सा ये गाड़ी चलाने की तरह की चीज है, क्या करूं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना खौफ खत्म होता जाएगा, उतना आपके लिए बिल्कुल ये रूटीन हो जाएगा। एक छोटा सवाल और कर लो, पक्का हो जाएगा प्लीज। अच्छा ऐसा है, आप लोगों को तो आता भी है मुझे, आप बाकी लोग सुने, माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा पेज नंबर 49 पे, एक मिनट, जिन लोगों ने कर लिया पेज नंबर 49 पे आखिरी सवाल, बस ये करके चले आना, माजरत यार, बहुत माजरत। पेज नंबर 49 पे नीचे तीसरा सवाल, पेज नंबर 49 पे नीचे तीसरा सवाल नजर आया? आया? इसमें एक चीज की करेक्शन कर लें ताकि सवाल मीनिंगफुल हो जाए। सब बच्चे पेज नंबर 49 पे आ जाएं, उस पे नीचे तीसरा सवाल है, पेंसिल या पेन हाथ में रखें, उसमें जो लास्ट लाइन है ना, नीचे लास्ट लाइन देखें, पेज नंबर 49 पे जो लास्ट लाइन है उसमें लिखा हुआ है एसओएफपी किस दिन है, ऊपर जो एसओएफपी है उसकी डेट है 31 दिसंबर 0 नहीं 3 है बेटा, पेज नंबर 49 के लास्ट बिल्कुल लास्ट लाइन पेज के एंड पे, एट द रेट ऑफ एक्विजिशन दैट इज 1 जनवरी 01 एस कंपनी रिटेन अर्निंग वो कितनी लिखी हुई है? इस 50,000 को कट करके 30 कर लो, जरा मीनिंगफुल सवाल हो जाएगा, सीखने को मिलेगा। बेटा पेज नंबर 49 के नीचे बिल्कुल लास्ट लाइन पे जो लिखा है ना 50,000, उसको 30 कर लो और आराम से ये सवाल करके चुपचाप घर निकल जाओ। ये कर लो। पेज नंबर 49 के नीचे जो लास्ट सवाल है वो कर लें। पेज नंबर 49 नीचे लास्ट सवाल, मोटिवेशन लाएं, कर लेंगे, करें स्टार्ट। ओ सॉरी, ये लास्ट बेटा, इसको 30,000 कर लो, ऐसे ही कर। बताओ ये वाला जो सवाल कर रहे हो उसमें एक्विजिशन डेट क्या है? 2001 है, 2001 बेटा, ये अब आना चाहिए 2001। और बैलेंस शीट डेट क्या है? नहीं, 3 एसओएफपी डेट है, इंग्लिश पढ़ो। अच्छा बताओ, नीचे आखिरी लाइन में मैंने एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग कितनी लिखवाई है? 30, और बैलेंस शीट में कितनी है? 1 लाख है। बैलेंस शीट में कितनी है? एस कंपनी की एसओएफपी में कितनी है नीचे? 1 लाख। अच्छा, एस कंपनी की बैलेंस शीट में नीचे शेयर कैपिटल देखो। अच्छा, आपको पता है अपने कोर्स में जो शेयर कैपिटल यहां होता है वही याद है? ये करो, क्यों होगी भाई? मैं यहां लिख देता हूं ना, चलो, उससे कुछ नहीं होता यार, ये लिख दिया मैंने, सही कह रहे हो। चेक करो कि क्या आपके ये पैकेट्स ऐसे ही हैं। अच्छा, एक और चीज, एक चीज है इंसान की ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा। इतनी देर से सवालात कर रहे हो, कुछ ऑब्जर्व भी तो कर रहे हो। 1 मिनट इधर देखो मेरे एक साथ, सब देखो, सब देख लो एक साथ, देख लो भाई। पिछले 2 सवाल में पहली लाइन में अलग से कीमत खरीद गिवन थी ना, सीओआई, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमेशा वो अलग से नहीं गिवन होती, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे मिल जाती है। पेरेंट कंपनी की एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट के सामने नजर आ रही है, पेरेंट कंपनी की एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट के सामने जो भी नंबर होता है वही सीओआई है, वही कॉस्ट ऑफ। अब हर सवाल में वो अलग से ऊपर लिख के नहीं देगा, यूज योर ब्रेन प्लीज।
क्या आप लोगों का ये सब सही हुआ था? ये हुआ था बेटा, देखें लास्ट रोज। अच्छा इस बार बताएं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या थी? 1 लाख। और एक्विजिशन, अच्छा गुडविल किस दिन निकलती है? 20,000 की गुडविल आई। अच्छा बताएं ये कंपनी की रिटेन अर्निंग कितनी थी बोलो? होगी होगी, आ रहा हूं, होगी 315 तक होगी। यानी अभी शुरू कर रहा हूं और 315 पे एंड करूंगा। पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग कितनी है? और एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग कितनी है? ये आ गया सही, ठीक है। कैंसिलेशन करना, और किसी एक बच्चे ने भी एडिंग टुगेदर कर लिया है? क्या नंबर पे बैलेंस हो? 720। बेटा इस नंबर पे बैलेंस होगा, ये आप लोग कर लेना, कर लोगे? 7,20,000 पे बैलेंस होगा, ये कर लेना। थैंक यू, सॉरी आप लोगों ने आज थोड़ा टाइम दिया।